ईरान अपना हदफ पूरा कर चुका है। अगर आज भी जंग बंद होती तो ईरान इज द विनर। एक्सपेंशन ऑफ इजराइल इस जंग के बाद यहीं पे रुक जाएगी। अगर हमास जैसी छोटी स्ट्रिप, अगर वहां के लोगों ने हथियार नहीं डाले तमाम तर कोशिश के बावजूद, तो इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी कैसे हथियार डालेगी? ईरान के पास ना एयरफोर्स है, ना ही वो मैच कर सकते हैं किसी तरह से भी फौजी ताकत जो अमेरिका की है, और फिर भी वो खड़े हुए हैं और मिसाइल पे मिसाइल और फिर ड्रोन्स। इसराइल का इंसेंटिव ये है कि हमारा जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है उसके आगे ये हाइल है मुल्क, इसको ख़त्म करना है। हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, स्वाय बूट्स ऑन ग्राउंड। अमेरिका जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये जंग और फैले और आलमी मईशत पर, उसकी मईशत पे असर आए। आज अपने बयान पढ़ा भी होगा कि आया है कि अमेरिकन की तरफ से कि अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं ईरान में। इजराइल कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल करे जो कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्दवान ने बड़ा अच्छा बयान दिया और लोगों ने भी कहा कि ये शिया सुन्नी वाला मामला कोई मामला नहीं है, सब हमारे हैं। ये सबसे बड़ा स्लोगन होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरब जो कि मेजर प्लेयर है गल्फ में, और ईरान जो कि वेस्ट एशिया का मेजर प्लेयर है, इनके दरमियान पाकिस्तान एक बहुत ही उम्दा किरदार अदा कर सकता है और ऐन मुमकिन है अदा कर रहा हो। अगर इस ईद से पहले पहले इस अशरे के दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में हाथ मिला लें, इस इलाके की काया ही पलट जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ, हारून ख्वाजा और मैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हैं। मैं हारून साहब से कहूँगा उनका तारुफ करवाएं और आज के मौज़ूआत जो है थोड़ा उनका जिक्र भी करते हैं। जी हारून भाई। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Raza. We are again joined by Lieutenant General Naeem Khalid Lodi साहब. बहुत शुक्रिया जन साहब. हमारा पिछला प्रोग्राम भी आपके साथ हुआ था, वो अपेरेंटली बहुत लाइक किया गया है, और तो क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं ये डिफेंस अफेयर्स के ऊपर, वैसे तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के ऊपर भी आपके बड़े ज़बरदस्त ख्याल आते हैं, लेकिन स्पेशलिटी आपकी डिफेंस है। तो जो इस वक्त खत्ते में और रीजन में और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, जंग के बादल मंडलाए हैं सारी दुनिया के ऊपर, तो हमने सोचा कि एक सीक्वल कर लें पिछले प्रोग्राम के बाद, उससे फिर आगे लेके चलें आपसे गुफ्तगू। तो जन साहब, पिछली जो हमारे प्रोग्राम था उसमें हम गुफ्तगू अभी कर ही रहे थे कि ये अभी अटैक ईरान पे किया नहीं था यूएस और इजराइल ने, और हम उस वक्त प्रिडिक्ट कर रहे थे कि, और दुआ मांग रहे थे कि सम सेंस शुड प्रिवेल। जिस तरफ भी गया मामला आपके सामने अब 2 हफ्ते हो गए हैं, एंड कहाँ पे हम खड़े हैं जन साहब? कौन जीता, कौन हारा? Who's on the upper side? इसमें मेरे ख्याल 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपको पता है कि तरह तरह की नैरेटिव और थ्योरियां चल रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो हंटिंगटन की जो थ्योरी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसकी मैनिफेस्टेशन है कि, और फिर रिलीजियस एंगल भी है इसका। वो भी आप जानते हैं कि जी हमारी किताब में ये लिखा है कि इतना इलाका हमारा होना चाहिए और ये ऐसे होगा। और इसको एक आप क्या कहें, कोइंसिडेंस कहें कि दोनों तरफ की किताबें इसका ज़िक्र करती हैं। तो इस लिहाज से वो जो जज़्बात हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह। कुछ लोगों का ये ख़्याल है, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, कि चूँकि अमेरिकन ऑयल निकालना ज़रा महँगा पड़ता है बाकी तेलों के मुकाबले में, तो उसको बराबर लाने के लिए ये काम किया गया है, ताकि ये भी एक थ्योरी है। फिर ये भी है कि ग्रेटर इज़राइल के मामले में हायल सिर्फ़ एक ही मुल्क जो फ़िज़िकली खड़ा था, वो ईरान है। तो इसलिए ग्रेटर इज़राइल की थ्योरी जो है वो भी इसमें काम करती है। फिर आप जब मुलाकात हुई, आपको पता है कि मोदी साहब की नेतन्याहू से तो जो बात हुई सुन्नी एक्सिस और शिया एक्सिस की, आपस में इनको लड़वाने का मामला, तो वो भी, तो इस किस्म की थ्योरी चल रही। फिर ये कि कुछ असम्पशंस मेरा ख्याल है ऐसी थी इसराइल की और अमेरिका की, जो कि सही साबित नहीं हुई। उनका ये ख्याल था कि ये वॉर शॉर्ट होगी और चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल इतनी सख्त चोट लगी थी, फिर लोग उठे थे, एक किस्म की इंसरेक्शन की मूवमेंट थी, तो ज़रा इनको दबाएँगे, ज़रा इनकी तबाही होगी तो लोग बाहर निकल आएँगे। वो 4 दिन वाली बात भी ठीक नहीं हुई, वो लोग भी बाहर नहीं निकले।
फिर इनका ये ख्याल था कि हम इस्तेमाल कर सकेंगे कुर्दों को, अज़रीज़ को, नीचे से बलोचों को बूट्स ऑन ग्राउंड को कंपनसेट करने के लिए। वो भी आपने देखा कि मैं कहता हूँ बलूचिस्तान वाले मामले में तो पाकिस्तान का बड़ा किरदार है कि वो जो हमले हुए थे बलूचिस्तान में 10-12 शहरों के ऊपर, जिस सूरत के साथ पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको ख़त्म किया था, तो वो जो नीचे से बलूचियों की तरफ से कोई पेशकदमी थी, उसका तो उसी वक़्त मेरे ख़्याल पाकिस्तान ने मिख मार दी थी। तो उसका तो अब आपको पता है ऊपर से भी कुर्दों ने भी ऐलान कर दिया कि हम नहीं आएँगे, तो फँस गए हैं। उनका ये ख्याल था कि जी हम ये हॉर्मुज़ जो है इसको कभी बंद नहीं होने देंगे, वो भी ईरानी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो एक एसिमेट्रिकल वॉर जिसमें जो अहदाफ हैं जंग के वो भी दोनों के मुख्तलिफ हैं। अमेरिका और इसराइल की तरफ से तो अहदाफ बदलते रहे। पहला हदफ ये था कि ईरान घुटने टेकेगा और हथियार डाल देंगे और हम इस पूरे इलाके को आज़ाद करवा लेंगे। वो उनका हदफ पूरा नहीं हुआ, रजीम चेंज होगा, हदफ पूरा नहीं हुआ। इनके मज़ाइल और बिल्कुल हम तबाह बर्बाद कर देंगे, वो पिछली दफ़ा भी उनका दावा था, हदफ पूरा नहीं हुआ। हम लोग हमारे फौजी उतर कर काबू कर लेंगे जो इनके पास फसाइल मटेरियल है, वो भी पूरा नहीं हुआ। अरब इनको जॉइन कर लेंगे इस जंग में, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो इन अब तो लेकिन वो चूँकि एक बड़ी ताकत है और मिलकर वो दोनों बहुत ही बड़ी ताकत हैं, वो तो किसी भी वक़्त अपने जीत का ऐलान कर देंगे, चाहे कुछ भी और कहेंगे जी हम जीत गए और चले जाएँगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ईरान का एक ही हदफ था कि इस गंभीर सूरत-ए-हाल से सही सालम निकल जाएँ। ईरान टूटे ना, यहाँ पर लोग इस रजीम के खिलाफ खड़े ना हों। वो तो मेरे ख्याल अमेरिका ने जो हमाकत की कि खामनेई साहब की शहादत के बाद ये तो बात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि जी लोग उठेंगे इस रजीम के खिलाफ, बल्कि रजीम ज़्यादा कंसोलिडेट कर गया, ये कहा जाए। तो अब ये स्टेलमेट है मेरे ख्याल में। ईरान अपना हदफ पूरा कर चुका है। अगर आज भी जंग बंद होती है तो ईरान इज़ द विनर। और लेकिन अगर जब भी अमेरिका जंग बंद करेगा वो दे विल से दे आर द विनर। और आप और मैं तो कुछ कह नहीं पाएँगे, बस यहीं पर बात कर सकेंगे कि आप कहेंगे कि वो जीता है, वो जीता। तो मेरे भाई जीत कोई भी नहीं रहा। नुकसान बहुत हो रहा है, दुनिया का भी नुकसान हो रहा है। अब वो जो मैंने शुरू में कहे थे असम्पशन्स के, अब उसमें से वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं या कुछ मौजूद हैं। वो अहदाफ अगर पूरे हो जाते हैं कि तेल महँगा हो जाता है और इस किस्म के मामलात, तो आगे देखते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि शायद एक्सपेंशन ऑफ इज़राइल इस जंग के बाद यहीं पे रुक जाएगी। जहाँ पर इज़राइल है, कुछ हिस्सा उसने लेबनान का ले लिया है, वहाँ पर शायद रुक जाएगा। बाकी ये है कि ये सोचने की बात ये थी कि अगर हमास जैसी छोटी स्ट्रिप, जो कि 7-8 किलोमीटर चौड़ी और 30-35 किलोमीटर लंबी है, अगर वहाँ के लोगों ने हथियार नहीं डाले, तमाम तर कोशिश के बावजूद, तो इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी कैसे हथियार डालेगी? ये मैं हैरान हूँ कि इन लोगों की समझ में ये बात क्यों नहीं आई। आप बेहतर जानते हैं, वहाँ पर बैठे हैं, मैं तो दूर से अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। जी। मेरे ख्याल से जन साहब, माय पर्सनल व्यू इज रजा के यहाँ पे तो मिसकैलकुलेशन हुई है और ईरान कैन विन बाय जस्ट नॉट लूजिंग, तो विच इट इज डूइंग। बहरहाल मैं थोड़ा इसको, अगर रजा आपकी इजाजत तो थोड़ा फोकस और इस पे करना चाह रहा हूँ कि जन साहब ये जो जंग है इसको अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें, एक इसका मिलिट्री एस्पेक्ट है, एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है और एक इसका जो है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है। ये 4 चीजें। तो मैं जरा अगेन मैं पहले पे मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर जरा आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अब आपने रिसेंट जो हमारे सालों में यूक्रेन की वॉर, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का जो हुआ था टाकरा, और अब ये क्या हमें बता रहा है कि ये जो एक वॉरफेयर ऑफ 20th सेंचुरी एंड अर्ली 21st सेंचुरी, जिसमें फौजें थी और जहाज थे, टैंक्स थे, गोला बारूद था, ये क्या ये कंप्लीटली चेंज, ये मतलब दिस हैज बिकम ऑब्सोलीट? ये बिल्कुल ही को डिफरेंट देखे ना, ईरान के पास ना एयर फोर्स है, ना ही वो मैच कर सकते हैं किसी तरह से भी फौजी ताकत जो अमेरिका की है, और फिर भी वो खड़े हुए हैं और मिसाइल पे मिसाइल और फिर ड्रोन्स। तो ये क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं, ये किस तरह चेंज हुआ है जन साहब, व्यूअर्स के लिए बताएं।
वो जो ये जो जंग है ना यूक्रेन वाली, और जो पाक भारत टकराव था, वो तो फिर भी सिमेट्रिकल वॉरफेयर था। मतलब ये कि दोनों दोनों साइडों के पास हथियार थे एक ही किस्म के, और वो एक ही तरीके से या उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हथियार दोनों का तरफ से। लेकिन उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, खासकर यूक्रेन अभी भी जारी है, जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, मिसाइल्स एंड स्पेशली ड्रोन्स। और ड्रोन्स की भी तरह-तरह की किस्में सामने आई हैं, मतलब वो एक अलग बात है। ये जो जंग है इसराइल और अमेरिका वर्सेस ईरान, दिस इज़ रियल एसिमेट्रिक इन ऑल सेंसेस। एक तो ये बात ना कि जोड़ ही नहीं है, जिसको कहते हैं कि एक तरफ आपने जैसे दुरुस्त कहा, वो कहता तो है ना, ट्रम्प साहब कहते हैं हर दूसरे दिन कि हमने उनकी नेवी बिल्कुल तबाह कर दी, उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी। कौन सी एयरफोर्स भाई? कौन सी नेवी? they are only fighting with two things, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। और एक उनके पास तीसरी चीज शायद इस वक्त मौजूद है, जिसके इंडिकेशंस हैं, बाद में ज्यादा पता चलेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो कि पिछली दफा शायद थोड़ा सा कम था। लेकिन नेपोलियन ने बहुत पहले एक बात कही थी, मोरल इज टू मटीरियल एज 3:1, जिसका ये मतलब है कि ओवरवेलमिंग मटेरियल होने के बावजूद अगर इंसेंटिव टू फाइट उसमें कोई कमी हो, तो फिर ये जिसका इंसेंटिव बड़ा होता है वो जीत जाता है। अब इंसेंटिव देख लें, अमेरिका का इंसेंटिव तो ये है कि अगर मैं मुख्तसर कहूँ कि इसराइल को खुश रखना है और इसराइल की बात माननी है, या जो भी आप समझ लें। इसराइल का इंसेंटिव ये है कि हमारा जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, उसके आगे ये हायल है मुल्क, इसको ख़त्म करना है। ईरान का इंसेंटिव ये है कि हमने सर्वाइव करना है। नाउ एनी लिविंग थिंग दैट फाइट फॉर सर्वाइवल, उसकी फाइट बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और बहुत हतमी तरीके से वो लड़ी जाती है। तो ये इसमें फ़र्क है। बाकी ये जो कुछ चीज़ें सामने हैं, नहीं, एक तो जो आपने हुर्मुज़ की एक एडवांटेज है ईरान को, कि वो बहुत छोटी सी जगह है, मेरे ख्याल 30 किलोमीटर चौड़ा है या जितना है, और उसको बंद करना एक कमजोर फौज के लिए भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और कुछ समझ नहीं आ रही इनको कि ये वो कैसे करें। कर तो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, लेकिन लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज वॉर, कि एक साइड पे एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड एक्सेप्ट दी बूट्स ऑन ग्राउंड। मतलब ये कि हर चीज इस्तेमाल हो रही है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, स्वाय बूट्स ऑन ग्राउंड, नेवी, एयरफोर्स, एवरीथिंग वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दैट। इस तरफ जो है, इट इज ओनली मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड ह्यूमन जज्बा, अगर आप कह दें। और एक चीज जिसका मैंने जिक्र किया कि इस दफा उनके पास एडवांटेज है, मेरे मुझे लग रहा है, and that is electronic warfare. And I think they are getting some guidance, because जिस एक्यूरेसी से अभी आपने देखा कि बगदाद में ये अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर जो इस तरीके से प्रिसीजन हिट हुआ है, उनका जो रडार छोटा सा लगा हुआ था ऊपर, आपने अगर तस्वीरें देखी हो, that is only possible if someone is providing them very precise information, location। और उसमें कोई गैस करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ से उनको ये आ रही होगी मदद। जी। ठीक, बहुत आपने सही ये वाली बात कह दी कि गैस वर्क की जरूरत नहीं है। उसी हवाले से आप क्या समझते हैं जनरल साहब कि ये बात दुरुस्त है कि ईरान ने सरवाइव किया है, और उसकी जो हुकूमत है, जिसको रेजीम भी ये कहते हैं वेस्टर्न मीडिया में, रेजीम चेंज, और बार बार इसका जिक्र होता है, और वो यही उनका ये ख्याल था कि पहले 2-3 दिन के बाद शायद वो उस पर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये इसकी एंड गेम अब क्या होगी? ये अगर सीज फायर की तरफ जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि अमेरिका जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये जंग और फैले और आलमी मईशत पर, उसकी मईशत पे असर आए जनरल साहब, क्योंकि वो उसका ऑलरेडी असर आना शुरू हो गया है, तेल की कीमत के हवाले से भी, स्टॉक मार्केट्स के हवाले से भी। तो क्या ऐसे फेस सेविंग मिल सकती है दोनों साइड्स को, जिससे कि सीज फायर की तरफ बढ़ा जाए? देखिए जी, फेस सेविंग तो जरूरत पड़ती है अगर लोग बराबर के हों, या फिर कोई कमजोर हो, उसको फेस सेविंग का प्रॉब्लम होता है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को फेस सेविंग का, इसलिए ये नहीं कि वो फेस सेव हो जाएगा उसका, लेकिन ये कि एक तगड़ा पहलवान, अगर उसको कोई चोट लग भी जाए, वो कहे देखा फिर मैं क्या किक मारी, और छोड़ दे मैदान को, तो मुझे लगता है इस किस्म की फेस सेविंग होगी।
जिसमें वो कहेंगे वी हैव वन द वॉर, और उसकी इंडिकेशंस ऑलरेडी वो हैं। सिर्फ इसमें एक कैविएट है, और जिसमें आपने कुछ आवाज़ें कहीं से उठती देखी होंगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ तबसरा निगारों का ये ख्याल है, एनालिस्ट का ये ख्याल है कि चूंकि स्टेक्स तो इसराइल के ज़्यादा हैं अमेरिका के मुकाबले में, तो आज आपने बयान पढ़ा भी होगा कि आया है कि अमेरिकन की तरफ से कि अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं ईरान Yes. में, इस किस्म की बात उन्होंने की है। तो इसका ये मतलब है कि वो अपने आप को थोड़ा सा इसराइल से अलग करना चाह रहे हैं, इसलिए कि वो जो इंडिया दिया जा रहा है कि मे बी इसराइल कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल करे जो कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, और उससे ताकि ये पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लें। तो जहाँ तक फेस सेविंग है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसराइल को होगा, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है कि फेस वहां से वियतनाम से भी फेस सेव करके चला गया, अफगानिस्तान से भी फेस सेव करके। वो तो दे ऑलवेज से कि दिस वाज वन ऑफ द वॉर्स फॉर अस, हम तो 8-10 जंगे एट ए टाइम लड़ सकते हैं, हम तो फिर बना लेंगे। लेकिन इस बात का जो खदशा है जिसका मैंने इजहार किया है, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। वैसे तो दुनिया बदलेगी जब भी ये जंग बंद होगी, आज होती है कल होती है। ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने एक लिहाज से अक्लमंदी का सबूत दिया है कि वो इस जंग में कूदे नहीं है। तुर्की ने तो साफ कह दिया है, और अजरबैजान ने भी बयान शयान दे के खत्म, ये तो 2 मुल्क तो बाहर के छोड़ दें, जितने मुल्क यहाँ के हैं मिडिल ईस्ट के, उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये इसके अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हैं, इसके अंदर डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन भी है। ज़रूर अटैक आ रहे हैं ईरान की तरफ से, और ये भी हो सकता है कि ईरान के कुछ रोग एलिमेंट्स, मेरे अपने अंदाजे में कुछ रोग एलिमेंट्स ईरान के अंदर मौजूद हों, जो इस जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो चीदा-चीदा हैं। अदरवाइज़ सीधे इनके जो अमेरिकन अहदाफ हैं, उधर ही ये जा रहे हैं। तो ये जो नाकामी है इनको साथ ना मिलाने की, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा या जंग खत्म होगी, तो सबसे पहले ये सब लोग मिलकर ये सोचेंगे। आपने देखा है अभी से आवाजें उठने लग गई हैं कि वी मस्ट गेट यूनाइटेड, और हमें इकट्ठे होना चाहिए। तो ये इकट्ठे होकर मेरे ख्याल इस किस्म के फैसले करेंगे, जिसमें से ये चीन और रशिया और अमेरिका इसके दरमियान ये फैसला कर लेंगे कि हमने क्या करना है, या फिर ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट इनका होगा। ये जो झुकाव है बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ, ये मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। जी जी, हारून भाई आपकी, ओवर टू यू। जन साहब, ये जो इवेंट हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, इसके बाद ऑब्वियसली जो गल्फ जीसीसी कंट्रीज हैं, ये तो इट्स प्रीटी एविडेंट कि जो उन्होंने 30 साल से ज़्यादा होस्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स की अफवाज को, उनके बेसिस को, ऑन द प्रीटेक्स्ट कि ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो तो नहीं हुआ। और बल्कि सिक्योरिटी तो दूर की बात, वो तो अपने इंटरसेप्टर्स उठा के इसराइल को बचाने पहुंच गए, और इनको बिला वजह इन्वॉल्व होना पड़ा जंग में, क्योंकि यूएस के बेसिस वहां पे थे। अब नाउ यू नो, इस इवेंट के बाद ही जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, तो क्या आपके ख्याल में क्या सिनेरियो बनेगा? आप समझते हैं कि पाकिस्तान और टर्की कोई वैक्यूम बनेगा? ये कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज, अभी भी आवाजें उठ रही हैं कि जी अमेरिका को यहाँ से अब पैकअप करना चाहिए, और अगर अमेरिका पैकअप करता है तो जो वैक्यूम बनेगा उसमें पाकिस्तान और टर्की कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पहले एक बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोग तो बहुत देर से ये शोर मचा रहे थे कि ये अरब स्प्रिंग और ये सारे मामलात, और जिस तरीके से अफगानिस्तान और बाद में पाकिस्तान की मुठभेड़ भी, और ये वाला सारा मामला, ये सारा एक ही मंसूबा है जो कि ऐसा ऐसा फैल रहा है। और जब ये बिल्कुल करीब पहुंच गए, इन्होंने सोचा कि हम अपने हदफ के करीब पहुंच गए इसराइलियों ने, तो आपने देखा फिर वो खुलकर आ गए। फिर इवन अमेरिकन एम्बेसडर इन इसराइल, उसने भी कहा कि जो कुछ ये इनका रिलीजन कहता है, जो इनकी किताब कहती है, वो दुरुस्त है, और इनका हक है कि उसके मुताबिक ये आगे चले। आपने ये सारे बयान सुने होंगे। तो एक तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम उम्मा का लफ्ज़ तो मुझे नहीं पता इस्तेमाल होना चाहिए नहीं, लेकिन मुसलमानों को वो जहाँ-जहाँ भी हैं, उनको ये एहसास हो गया होगा बाय नाउ, अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कब होगा, कि इतने मुल्क जो अरब स्प्रिंग में एक-एक करके टूटे और डूबे, और जहाँ-जहाँ भी रजीम चेंज हुए, आप अफ़गानिस्तान देख लें, इराक देख लें, आप लिबिया देख लें, सूडान देख लें, यमन देख लें, सीरिया देख लें,
वहाँ आज भी खाना जंगी जैसी सूरत हाल है। तो ये 8-10 मुल्क तो उन्होंने खाना जंगी में बर्बाद कर दिए। ये जो 5-6 खलीजी मुल्क हैं, इनको अपना करीबी इनको या लालच देकर या डरा के इनको वैसे अपने साथ मिला लिया, ये भी गए काम से। अब रह गए ये जिन मुल्कों का आपने नाम लिया है, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान को शामिल कर लें, बांग्लादेश को आप शामिल कर लें, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये ममालिक रह गए हैं, सऊदी अरब। अब अगर इनको ये एहसास ना हुआ कि हम अकेले-अकेले ये काम नहीं कर पाएँगे, क्यों? इसलिए कि जब वो झपटते हैं तो वो भी अकेले नहीं आते। और हिंदुस्तान भी आपको पता है कि अब इस ट्रायंगुलर कोलिशन का बड़ा मजबूत पार्टनर है। तो अब तो अगर अब भी कोई सोचता है कि हमें इकट्ठे नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही एक किस्म का, और वो बैलेंस मौजूद है जो जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं। सरमाया मौजूद है, एनर्जी रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, टेक्निकल नो हाउ मौजूद है, मजबूत फ़ौजें मौजूद हैं अलग-अलग। किसी के पास एक चीज़ है, किसी के पास दूसरी चीज़ है। तो इट इज़ हाई टाइम नाउ आई थिंक कि एक तो नंबर 1, और आपने देखा कि अर्दोग़ान ने बड़ा अच्छा बयान दिया और लोगों ने भी कहा कि ये शिया सुन्नी वाला मामला कोई मामला नहीं है, सब हमारे हैं। ये सबसे बड़ा स्लोगन होना चाहिए। वो जो उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीम शिया एक्सिस एंड एक्सट्रीम सुन्नी एक्सिस, उस मंसूबे को खत्म कर उसको उसका जवाब हमें देना चाहिए। हमारी अंदरूनी जंगें खत्म होनी चाहिए। ये जो मुसलमान मुसलमानों के गले पकड़े हुए हैं, ये समझ जाना चाहिए कि ये फैब्रिकेटेड वॉर्स हैं। दे आर ऑल फैब्रिकेटेड वॉर्स, दे आर नॉट रियल वॉर्स। इससे हम निकलें और उसके बाद ये इकट्ठे हो जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई माई का लाल हमारी तरफ आँख उठा के देख पाएगा। बिल्कुल। जी। हारून भाई, आपका कोई सवाल ना हो तो मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ा-सा मज़ीद यही ईरान के हवाले से ही जनरल साहब से जानना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान के लिए भी एक थोड़ा-सा मुश्किल मरहला जनरल साहब दरपेश आ गया है, और वो आपके इल्म में है ऑलरेडी कि हमारी सऊदी अरेबिया के साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं, और ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी भी है, और फिर पाकिस्तान की खुद 1/4 आबादी या 1/5 आबादी जो है वो अहले तशरीह है। तो ये डिवीजन इस वक्त, और हमने देखा उसका जब ये अटैक हुआ तो लाहौर में, कराची में, स्कर्दू में मुजाहरे हुए, हलाकतें भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो ये पाकिस्तान के लिए इस क्राइसिस को हैंडल करना, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी पॉलिसी और किस सिमत में जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से कुछ हल्के तनकीद भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो इस वक्त है जी। पॉलिसी। जी। एक तो ख़ैर मेरे ख़्याल ये बात तो अब लोगों ने समझ ही लिया है कि ख़ामनई साहब की शहादत ने ना सिर्फ़ ये कि ईरानी कौम को दोबारा ज़्यादा मुत्तहद कर दिया है, बल्कि इसका इम्पैक्ट जो है दूर-दूर तक गया है, क्योंकि अहले तशरीह जहाँ-जहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ पर एक रिएक्शन आया है। और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए था कि इस रिएक्शन को फ़ोर्स ही करती और पहले से कुछ सद्देबाब कर लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर मौका दे देते लोगों को कि अपने ख़्यालात का इज़हार कर दें, कुछ तो मुमकिन था। एनीवे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अपॉर्च्युनिटी है। इस वक़्त पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्च्युनिटी है शायद किसी और मुल्क के लिए नहीं है। क्योंकि सबका कोई ना कोई एक मामला कोई किसी न किसी के साथ चल रहे हैं। हम शायद वो वाहिद मुल्क हैं जिसके ताल्लुकात अच्छे खासे हैं ईरान के साथ भी, और कुछ खलीज मुल्कों के साथ तो गहरे ताल्लुकात हैं। और एक अच्छी बात ये होगी कि एक आध खलीज मुल्क जो कि कोई और लाइन टो कर रहा था, वो बड़ा एक्सपोज हो गया है। तो वो आप यूँ समझिए कि मक्खी की तरह निकाला जा सकता है पूरे मामले के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब जो कि मेजर प्लेयर है गल्फ में, और ईरान जो कि वेस्ट एशिया का मेजर प्लेयर है, इनके दरमियान पाकिस्तान एक बहुत ही उम्दा किरदार अदा कर सकता है, और ऐन मुमकिन है अदा कर रहा हो। इसका शायद हमें बाद में एहसास होगा। एक तो किरदार अदा किया ना, मैंने आपको बताया कि ये जो हमने डिफीट किए थे बीएलए की मनूवर बलूचिस्तान में, इससे ईरान को बहुत फ़ायदा हुआ है। ईरान ने अगर इस बात को समझे मेरी, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वरना बलोच और सिस्तानी जो है ना, वो काफ़ी इधर से इनके लिए मुसीबत क्रिएट कर सकते थे। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि इस मुश्किल में ये एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि चूँकि आपने बिगाड़ी दोनों के साथ नहीं है। ये अलग बात है कि हो सकता है थोड़ा-थोड़ा नाराज़ दोनों हो कि भई आप किस तरफ खड़े हैं ज़रा बताएँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये काम जो है ना अच्छा होता है। गो के मैं हमेशा इस चीज़ का प्रचार करता हूँ कि आपको देख लेना चाहिए कि आपके दूरस्थ प इंटरेस्ट किधर है, लेकिन इस केस में वाक़ई हम किसी की साइड नहीं ले सकते थे। और अभी तक नहीं ली है। जहाँ तक वो जो जो इनका हमारा हमारा पैक्ट है, एग्रीमेंट है एज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट,
तो उसमें मेरा ख्याल है कि चूंकि उसकी डिटेल्स तो हमें मालूम नहीं है, हमें इतना ही पता है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला समझा जाएगा, तो सऊदी अरब पे तो कोई हमला नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल में वो वहां पर अगर वो उसको हमला उन्होंने अभी तक एज सच करार नहीं दिया, जो वहां पर बेसिस हैं उनके ऊपर जो हमले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग जब खत्म होगी, तो जैसे ख्वाजा साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का, तुर्की का, सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल बन जाएगा मुस्लिम उम्मा के लिए। और अगर यहाँ के तीनों मुल्कों के लीडर मिलकर एक फैसला कर लेते हैं मुसलमानों की भलाई का, तो ना सिर्फ ये कि एक मजबूत कोलेशन बन जाएगी, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी होनी चाहिए, बल्कि इसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलमान ममालिक जो सिविल वॉर्स में फंसे हुए हैं, अरसा दराज से फंसे हुए हैं, इसलिए कि दोनों तरफ से कोई ना कोई आग में तेल छिड़क रहा है, वो मामला भी सीधे होने का इम्कान है। और ऐन मुमकिन है कि अगले 15-20 सालों के बाद आपको 50 साल तक मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे नजर आए। ये मेरा असेसमेंट है। जी, बहुत अच्छी बात है। हारून भाई, आपकी कोई और अफगानिस्तान का भी मेरे ख्याल से कुछ जिक्र कर लेते हैं। जी, वो उससे पहले रजा एक क्विक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरोसिटी जन साहब, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी वो भी एक प्रिकेरियस किस्म की सिचुएशन में आ गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि जंग जो है वो वी आर ऑल होपिंग, बल्कि दुआओं का कहा जा रहा है कि दुआ करनी चाहिए कि अगले 6-7-8 मैक्सिमम 10 दिन में 22-23 मार्च तक ये जंग रुक जानी चाहिए। अगर ना रुकी तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत खुदा न खास्ता इकॉनमी के ऊपर बुरा इफेक्ट होगा। ज़ाहिर है तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और आपने ऑलरेडी देखा है कि वो 20% इंक्रीज, 55 रुपए का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हर चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाती है, उसमें फर्टिलाइजर, उसमें आपकी खाने पीने की अशिया, और फिर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, आधा पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती। ये सारी चीजें और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर जो है वो रुके हुए हैं, कराची पोर्ट जो है वो भरता जा रहा है, क्योंकि ये जहाज जो है ये जाते हैं और ट्रांजिट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर और डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर, और फिर आगे जाते हैं वेस्ट की तरफ। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए रुपी के ऊपर भी जन साहब प्रेशर आ रहा है बड़ा, और इस सारे मामले के अंदर एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं, क्योंकि रेमिटेंसेस कम होने का खदशा है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जन साहब जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा वगैरह के अंदर हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि वो ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इस सारे सिनेरियो के लिए नेशनल यूनिटी होने की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें क्यूरोसिटी जन साहब ये थी कि मैंने सुना था कि 4 रिटायर्ड जनरल जो हैं वो मिलने गए हैं अडयाला जेल किसी को, तो आप उनमें से एक तो नहीं थे? हमें तो आपको पता है कि वो उनका नाम भी नहीं लेने देते, और कुजा ये कि वहां पर मिलने की इजाजत मिले, मेरा ख्याल है कि मैं तो नहीं था, और बाकी भी खबर मुझे इतनी दुरुस्त नहीं लगती। लेकिन एनीवे, जो आप बात कर रहे हैं, देखें ना, इसके अंदर एक तो ये है कि जितने लोग पाकिस्तान से सरमाया लेके भागे थे, दुबई में और इस इलाके में लगाया था, उनके लिए एक मौका पाकिस्तान को देना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे किसी पॉलिसी का ऐलान करे, ऐसे एक इंसेंटिव दे। वो ये अभी आप बहुत ज़्यादा जानते हैं इकोनॉमिक्स को मेरे मुकाबले में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, यू आर स्पेशलिस्ट हैं उसके। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है इस वक्त अपने भागे हुए सरमाए को वापस लाने की तरगीब देने का। एक तो ये कोशिश होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अभी चाइना के साथ हमें ये बात बिल्कुल खुलकर करनी चाहिए कि दिस इज द टाइम के गवादर वो एक रिप्लेसमेंट हो सकता है जो प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं मिडल ईस्ट के कुछ मुल्कों में, और उसमें अगर हम मिलकर ग्वादर को डेवलप कर लें और यहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव दे दें, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी वो कमज़ोर है इकॉनमी। तो उसके लिए तो एक तो आपने बात की इंटरनल यूनिटी की, उसमें तो मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूँ कि आप इंसाफ से काम ले लें,
इंसाफ जब होगा तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा, कि इंसाफ के बगैर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, और मैं हमेशा कहा करता हूँ इसे उलट नहीं हो सकता कि। और दूसरा ये है कि जब आप इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर लेते हैं तो अपने लोगों को गले लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदरूनी यकजहती की वैसे भी ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है जितनी जल्दी हो सके हमें अफगानिस्तान वॉर को वाइंड अप कर देना चाहिए। उनको हमने सबक सिखा दिया, उन्होंने सबक सीख लिया। चाइना भी मुतहर्रिक भी है और कोशिश कर रहा है, इसमें हमें भी मान जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और हमारे दोनों साइड के जो उलमा हैं उनसे मेरी अपील है कि कोई ऐसा काम करे, और मुदब्बर लोग भी जो हैं, कि ईद से पहले पहले दोनों साइडों को इस बात पर कायल करें कि ये जो हमने एक दूसरे का खून बहाया है रमज़ान मुबारक के दौरान, अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे। तो आए इससे पहले कि ये माफ़ी के जो आखिरी इशरा है ये हमारे पास मौजूद है, ये बरात हम इसमें हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, सारे मामले सीधे हो जाएंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर ये बात मेरी कोई मान जाए, किसी के कान में चली जाए, अगर इस ईद से पहले पहले इस अशरे के दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में हाथ मिला लें, इस इलाके की काया ही पलट जाएगी। जी, बहुत सही बात है। वो तो 100% आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त जो कुछ गल्फ में हो रहा है, कि शायद शॉर्ट टर्म में तो हिट आएगा हारून भाई रेमिटेंसेस की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हुकूमत है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है रियासत के लिए, कि किस तरह से वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो सरमाया बाहर चला गया था गल्फ में, वो वापस आ भी सकता है, और वो अरबों रुपए में है, अगर उसका जो तखमीना बहुत बड़ा लगा था। तो बहरहाल हमारे शो का तो वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी अफगानिस्तान पे भी बात हो जाए जनरल साहब, उसका भी कुछ एक ब्रीफ आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने जो कोशिश कर रहा है इस वक्त वहां पे अफगान तालिबान को थोड़ी सी राय रास्त पे लाने के लिए, और उनकी जो कैपेबिलिटी है, लेकिन हमने ये भी देखा कि ड्रोन्स वगैरह भी वो अब भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये जरा इसके ऊपर काइंडली अपना ये इसमें तो व्यू मैं दीजिए। जी मुख्तसर सी बात ये करूंगा कि देखें, अगर तो कोई पठानों को जानता है, मैं हाफ पठान हूँ, लोधी हूँ ना, हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये बता सकता हूँ कि पठानों को राह रास्त पे लाने का डंडे के जरिए कोई तरीका नहीं है। ये मतलब ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पास से बना नहीं रहा। अगर दुरुस्त। किसी को याद हो कि हमसे ज़्यादा तगड़ी एयर फोर्सेस, हमसे ज़्यादा तगड़ी आर्मीज़ ने वहाँ पर कोशिश की उनको राह रास्त पे लाने की। तो जब कोई आपका पड़ोसी या कोई मोहल्लेदार राह रास्त पर ना आ सके, और आपको पता हो कि अगर मैं कुछ ना करूँ फिर भी ये राह रास्त पर नहीं आएगा, अगर मैं कुछ करूँ फिर भी ये राह रास्त पर नहीं आएगा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए ये आप सोच लें। उनको मेरा ख़्याल है सबक काफ़ी मिल गया है। अभी डिप्लोमेसी का तो मैं हमेशा से कहता था कि जंग के साथ-साथ डिप्लोमेसी जारी रहनी चाहिए। अब भी अगर वो ये कह दें कि जी ठीक है, हम अपना इलाका इस्तेमाल नहीं होने देते, और कोई गारंटर आ जाता है, तो मेरा ख़्याल है कि ये जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, देखें ये जो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, बीएलए, बीआरआई वग़ैरह, दाइश, आईएसए की ये तो मोहरें हैं। अ जो ज़मीन है अफ़गानिस्तान की, वो एक समझें कि एक फ़ैसिलिटेटर के तौर पे वो गवर्नमेंट इस्तेमाल हो रही है, और ज़मीन उनकी इस्तेमाल हो, उसके पीछे कौन है? वो कौन से हाथ हैं जो वो मोहरे चल रहे हैं? वो अफ़गानिस्तान नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है। अगर ये किसी की समझ में, वो फ़ैसिलिटेटर हैं। तो आप ज़रूर लड़ें पॉन्स के साथ, ज़रूर लड़ें फैसिलिटेटर्स के साथ, बट गो फॉर दी हैंड्स, कट कट दोज़ हैंड्स जो कि इनको मूव कर रहे हैं। तो हमारी जो जंग है अफ़गानिस्तान के साथ, मेरे भाई, वो जंग अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, वो जंग हिंदुस्तान के साथ भी है, वो जंग इसराइल के साथ भी है, और 2 और मुल्क हैं, 4 मुल्क वो हैं, और 5वां अफ़गानिस्तान है, वो हम वो वाली जंग लड़ रहे हैं। तो वो हमें ये देखना है, वो देखें, ये तो ऐसे है कि हमारे दुश्मन तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा हाथ बेलने में आ जाए, और हम अगले कई सालों तक ये जंग लड़ते रहें, उधर से ड्रोन आते रहें, हम कहते हैं ये होता रहे, वो होता रहे। मेरा ख्याल है शॉर्ट स्विफ्ट वॉर शुड हैव बीन आवर एम, वो हमने अचीव कर लिया। हमें इसको ओपन वॉर कहने नहीं चाहिए था। दिस वाज़ नॉट एन ओपन वॉर, उनका हमारा मुकाबला ही नहीं है। हाँ, दिस वाज़ जस्ट आपके प्रिसिजन स्ट्राइक्स थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, आप समझे हॉट हॉट परसूट थे, यही हमें कहना चाहिए था।
पता नहीं हमने इसको खुली जंग क्यों कह दिया, वो जंग के काबिल ही नहीं है, हमारे बराबर ही नहीं है। तो अब यही एक इसका तरीका है कि पिछले 70 साल भी हम उनके साथ अनईजी जिंदगी गुजारी है, अगले 70 साल भी हम अनईजी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरीके से मुलवस ना कर दें कि जो हमारा असल दुश्मन है कहीं और चोट लगा जाए। बस ये बात अगर कोई समझ जाए, और पहले मैंने कह दिया कि बड़ा अच्छा मौका है कि ईद से पहले अगर हम रिकंसाइल कर लें। जी जी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है। जी, हारून भाई, अगर आपका कोई सवाल है या कोई कमेंट है, अदरवाइज़ हम इजाज़त लेते हैं जनरल साहब से भी और अपने नाज़रीन से भी। और थैंक यू वंस अगेन जनरल साहब, बहुत थैंक यू, बहुत आपकी शुक्रिया। बातें इंसाइटफुल होती हैं और यकीनन जो पिछली बार भी कमेंट्स आए थे, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उम्मीद है कि इस बार भी आपको आपकी खुली गुफ्तगू जो है, वो पसंद आएगी। जी, हारून भाई और नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।